हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एम के जुडिशरी इंसाइट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। एंड फिर से एक नया जो BNSS हमारा जो अभी CRPC था अभी बन गया है BNSS, उसका ये पार्ट 2 है, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम BNSS को पढ़ रहे हैं उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन रहेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रहेगा, बट वी विल नॉट स्किप एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन करना तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो BNS 2023 क्विक रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी RJS के लिए होगा, जो RJS का एग्जाम होने वाला है। तो भारतीय नागरिक संहिता में अभी तक आपने क्या क्या देखा है। इससे पहले कि आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात आती है कि एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। डेट इंपॉर्टेंट होने वाली है 25 दिसंबर 2023 डेट ऑफ इनेक्टमेंट, एंड 1 जुलाई 2024 डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। नेचर ऑफ एक्ट की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। कैसा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ है, विच टेल यू हाउ द BNS विल ब्रिंग इन टू द इम्प्लीमेंटेशन। भारतीय न्याय संहिता को किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, उसकी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन्फोर्समेंट में लाना है तो क्या क्या मशीनरी चाहिए। कल हमने इसके बेसिक्स की बात की थी, और बेसिक्स में हमने समझा कि जो मशीनरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका कोर्ट्स का। सबसे पहली जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स के बाद कौन है? पुलिस। ठीक है, और पुलिस के अलावा क्या है आपका, जो स्टेट की तरफ से या सेंटर की तरफ से जो होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। ये एक मोटे तौर पे वो चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। चलिए, अभी तक हमने कवर किया है चैप्टर 1 को, कल हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 आपका कहाँ से कहाँ डील करता है? सेक्शन 1 से लेके 5 तक। टोटल सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से लेकर के 2(1) क्लॉज जेड तक हमने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी पढ़ा। हमने ये भी देखा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे बता दें, हम उसको दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस स्टार्ट द चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखिए, BNSS में जो चैप्टर 2 है ये आपका सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 तक है, और इसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। जब हम CRPC की बात करते थे तो CRPC हमारी जो 1973 की थी, वहाँ भी तो यही था, नाम में चेंज नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज, द नेम वाज सेम, बट जो सेक्शंस की जो रेंज थी वो वहाँ पे थी आपकी 6 to 25। ठीक है, यही थी, और यहाँ पे वो चीज़ 25A तक था, बाद में A भी डाला गया था। ठीक है, तो अभी ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई है। चलिए, तो हम इसको डायरेक्ट से पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्विक रखेंगे क्योंकि चीज़ों को हमें कवर भी करना है। अब जब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे किसकी, क्रिमिनल कोड्स की, किस तरह से क्रिमिनल कोड्स बनते हैं, तो आपने जनरली क्रिमिनल कोड्स को बेसिक तौर पे आप कैसे समझते हैं कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आपके हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में आपके हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स के जो नीचे आते हैं वो आपके कोर्ट ऑफ सेशन आते हैं। जब भी हम ऐसे लिखेंगे COS, इट्स कोर्ट ऑफ सेशन। ये छोटे छोटे एब्रीवेशंस है जो आप अपने से बना सकते हैं, नोट्स बनाने में आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे आती हैं आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, यानी कि लोअर कोर्ट्स। आपकी जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं उनके लिए हमने कल सेक्शन 3 पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, और वहाँ कहा गया था कि अगर कहीं भी BNSS में सिर्फ मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा गया है, उसके पहले कोई भी वर्ड एग्जीक्यूटिव या स्पेशली कुछ नहीं लिखा गया, इट मीन्स इट इज़ ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कहीं लिखा है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इट मीन्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्लियर? चलिए,
अभी ये जो चैप्टर है ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, फ्रॉम सेक्शन 6 to 20। पहले देखो चैप्टर 2 में हम कोट्स बनाएंगे और फिर जब हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे तो चैप्टर 3 में इस कोट्स को हम पावर्स देंगे, फिर हम पावर्स ऑफ कोर्ट पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 21 to 29। बहुत एक हायरार्की है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, अगर आप समझते हुए करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बिसाइड्स दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ के जो कोर्ट है किसी अदर लॉ में बनाया गया है, संहिता में बनाया गया है, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, यानी कि सबसे ऊपर देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो होगी बेंच, उसको तो आप छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट्स के अलावा क्या क्या होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट होंगी। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स आपकी ये दोनों हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में इन दोनों के ऊपर वैसे देखेंगे तो आप सीजेएम बैठते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब जब भी हम आगे इसकी बात करेंगे तो वी विल डिस्कस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को हम लिखेंगे JMIC और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जो सीनियर मोस्ट JMIC होता है उसी को CJM अपॉइंट किया जाता है, एंड ये आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होगी। और फोर्थ वन हो गया आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जहाँ आपके DM SDM तहसीलदार ये सब किस में आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे CRPC में और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम वहाँ पर भी था सेम यहाँ पर भी है। एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वहाँ के साथ में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स का जिक्र था जो हटा दिया गया है, अभी सेक्शन 8 में भी वो आप पढ़ेंगे हम, वहाँ पर भी नहीं है। एक चेंजेस यहाँ पे है बट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है टेरिटोरियल डिवीज़न। टेरिटोरियल डिवीज़न मीन्स हमारा इंडिया जो है वो किस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड है। 28 स्टेट्स हैं, बाकी 9 यूटीज़ हैं हमारे पास। तो इन स्टेट्स और यूटीज़ के अलावा एवरी स्टेट, हर स्टेट सेल बी ए सेशन डिवीज़न। स्टेट्स किस में, डिस्ट्रिक्ट्स में बटा होता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेशन डिवीजन्स। अब एक सेशन डिवीज़न में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और एक सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा, कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर। स्टेट गवर्नमेंट, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के लिए मार्क कर लें। जो आपका सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिमिट्स उसको चेंज कर सकती है, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट की अकेले की पावर नहीं है। थर्ड आता है स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। सब डिविजन्स में फिर आपके मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं। द सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। भाई जितने अभी डिस्ट्रिक्ट से कोर्ट ऑफ सेशन बने हैं, जो डिविजन्स में आपके मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स बने हैं, ये माना जाएगा कि वो इसी संहिता के तहत बने हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की है वो क्या है आपकी, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ही इन चीज़ों को अल्टर या चेंज कर सकती है। अभी आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। जब आप CRPC में थे तो CRPC के अंदर जो कोर्ट ऑफ सेशन था ये किसकी सेक्शन 8 था, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करता था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ क्या आ गया, कोर्ट ऑफ सेशन को पहले लिया गया है। तो कोर्ट ऑफ सेशन पहले सेक्शन 9 हुआ करता था आपके, जब हम CRPC पढ़ते थे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप CRPC सेक्शन 9 कंपैरिजन के लिए, हमेशा CRPC का सेक्शन 7 लिख लें। अब यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट सेल एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने की है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से सेशन डिवीजन बनाएगा, लेकिन उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगा तो वहाँ पे कंसल्टेशन नहीं लिखा है। रिमेंबर दिस, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन shall be presided over by a judge। जो कोर्ट ऑफ सेशन एंड ऊपर वाले जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जजेस बैठते हैं, और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे मैजिस्ट्रेट बोला जाता है उनको। तो एक जज प्रिजाइड करेगा और उसको कौन करेगा,
हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, जज अपॉइंट करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट जो है वहाँ पे एडिशनल सेशन जज भी बनाएगा। एडिशनल सेशन जज इज इक्वलेंट टू सेशन जज, बट सेशन जज इज द ओवरऑल आईसी, और उसकी सपोर्ट के लिए एडिशनल सेशन जजेस भी वहाँ पे होते हैं। सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट आल्सो एन एडिशनल। मान लीजिए ए डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो सेशन जज होगा वो बी डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल सेशन जज हो सकता है, और ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज, जब मान लीजिए सेशन जज का ऑफिस वैकेंट हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? अरेंजमेंट करेगा। जो अर्जेंट एप्लीकेशन है, अभी सेशन जज की तो कुर्सी खाली है अभी, तो जो एप्लीकेशन सेशन ट्रायल होने थे, सेशन जज को सुननी थी, ऐसी अर्जेंट एप्लीकेशन को कौन सुनेगा? या तो उसके बाद कौन सुनेगा? एडिशनल सेशन जज। अब मान लो भी एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, तो जो सीजेएम होगा ना, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेशन डिवीजन में, ठीक है, एंड एवरी सच जज और मैजिस्ट्रेट, तो भाई वो करेगा, और जो इस काम को संभालेगा, यानी सेशन जज की कुर्सी खाली है तो एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो कोई सीजेएम, और जब सीजेएम एक्ट करेगा एज ए सेशन जज तो उसका जुरिस्डिक्शन एज ए सेशन जज होगा, उसकी जो पावर्स होंगी एज ए सेशन जज होंगी। क्लियर? अब आते हैं 6, कोर्ट ऑफ सेशन शेल ऑर्डिनरी होल्ड इट सिटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि कहाँ पे कोर्ट ऑफ की सीटिंग होगी। जो कोर्ट ऑफ सेशन है इसकी जो सीटिंग है वो जो हाई कोर्ट डिसाइड करता है ना नोटिफिकेशन में। सपोज कीजिए कि अभी आप मान लीजिए आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो सोनीपत में ही सीटिंग होगी इसकी सेशन कोर्ट की। लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन को अगर ऐसा लगता है कि नहीं भैया मुझे पार्टीज़ के जो कन्वीनेंस के लिए ना, और विटनेसेस, देखिए कन्वीनेंस किसका देखा जाता है? पार्टीज और विटनेसेस का, तो अपनी सीटिंग किसी दूसरे प्लेस पर भी कर सकता है वो, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड। क्लियर? सेक्शन सब सेक्शन 7, सेशन जज जो है ये टाइम टू टाइम भाई इस संहिता के अंदर, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के दायरे में रहते हुए अपने जो उसके सबॉर्डिनेशन में एडिशनल सेशन जज है, असिस्टेंट सेशन जज है, उन सबको काम का डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है कि भाई आप ये वाले केसेस संभालेंगे, अब आप ये केसेस संभालेंगे, तो इस तरह से अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कौन? सेशन जज। सेशन जज क्या कर सकता है? किसी भी अर्जेंट एप्लीकेशन का, ठीक है, तो वो किसको दे सकता है? किसी और को भी वो काम दे सकता है। एडिशनल सेशन जज नहीं है तो सीजेएम को दे सकता है। ये वो सेम वही वाली बात है, जब कुर्सी खाली होती है वही सेम कहानी यहाँ पर भी आ जाती है। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि भाई अपॉइंटमेंट ये नहीं कि हाई कोर्ट ने किसी एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट सेशन जज बना दिया, नहीं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है। पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ बाई द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट। क्लियर? यानी कि ऑलरेडी एक सेशन, ऑलरेडी वो कहीं पे सीजेएम होंगे, उसके बाद वो असिस्टेंट सेशन जज बनेगा, फिर एडिशनल सेशन जज बनेगा, या हायर जुडिशियल सर्विस के लिए डायरेक्ट असिस्टेंट सेशन जजेस के लिए डायरेक्ट वैकेंसीज आते हैं और वो प्रमोट होकर सेशन जजेस बनते हैं। फिर आते हैं हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स के ऊपर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हमने बात की थी अभी अभी सेक्शन 6 में, जहाँ टेरिटोरियल डिवीजन की, सेशन डिवीजन के बाद क्या होगा आपका, उसके अंदर सब डिविजन्स बनेंगी, और उसी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होंगी, जेएमएफसी एंड जेएमएससी। जेएमएफसी यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ भी देखना, कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया, परमिशन नहीं ली, सेशन डिवीजन बनाई, सब डिवीजन बनाई, कंसल्ट किया हाई कोर्ट के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, और यहाँ भी कंसल्ट किया है। तो ये याद रखना, एक चार्ट बना लेना कि कहाँ पे गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करती है और कहाँ पे नहीं करती है। आपके एमसीक्यू में आप यहीं पे फंसते हैं। प्रोवाइजो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकती है, ठीक है। अब जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के केस सुने जाए, मान लीजिए कहीं पे पोक्सो है, ठीक है, या फिर भाई आपके मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस हैं वो सुने जाएंगे,
यानी कि जो स्पेशल कोर्ट का मतलब जो एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर किसी स्पेशल लॉ के स्पेशल केसेस की जहाँ सुनवाई होती है। प्रिजाइडिंग अफसर कोर्ट है वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ये हमेशा याद रखना। हाई कोर्ट जहाँ पे उसको लगता है तो किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को जो वो क्या है सिविल कोर्ट की पावर्स भी दे सकता है। और जनरली ऐसा प्रैक्टिकली हो, जब आप जजेस बन जाएंगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगी। सीजेएम एडिशनल सीजेएम, ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट सेल अपॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा सीनियर मोस्ट, उसी को हाई कोर्ट क्या कहेगा कि भाई आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, यू आर द बॉस ऑफ दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। आपके अंडर में बहुत सारे जेएमएफसी और जेएमएससी काम करेंगे और आप उसी हिसाब से उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, यही सेक्शन में दिया गया है। फिर आता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली तो आपका सेक्शन नंबर कौन सा है, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में दिया गया है, 11 नंबर बहुत स्पेशल होता है। अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अगर रिक्वेस्ट करती है उससे कौन, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, अब वो किसी भी कन्फर एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, अब वो उसको पावर दे सकता है, किसकी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के जो केसेस होते हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बहुत बार ऐसी पावर के लिए डिमांड करती है, बट देगा कौन। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है तो हु विल कन्फर द पावर, हाई कोर्ट, ठीक है। दूसरी क्या है कि भाई ये उसी को मिलेगी जिसका लीगल अफेयर्स के साथ लीगल एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो सिविल इंजीनियर और उसको हमने पावर्स दे दी, तो ऐसा नहीं होगा। सच मैजिस्ट्रेट shall be called, भाई जब स्पेशल कोर्ट का स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड shall be appointed for such term, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई इसको, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना एमसीक्यू के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर से उसका या तो ऑर्डर आता है, उसको दोबारा से रिन्यू किया जाता है ऑर्डर को, ठीक है, अदरवाइज 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है, या फिर हाई कोर्ट अपनी सेट ऑफ रूल्स बना सकता है। फिर आता है आपका लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं ना जेएम, इनका एक अपना जुरिस्डिक्शन होता है कि भाई मान लीजिए एक आप कल को मैजिस्ट्रेट बन गए तो आपके अंडर में ना 4 थाने आते हैं, 10 थाने आते हैं, 10 पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन आते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है सॉरी। तो ये कौन कंट्रोल करेगा, इट विल बी कंट्रोल बाय दी हाई कोर्ट। सेक्शन 13, देखिए जिन सेक्शन में बहुत डीप नहीं जाना, क्विक रिविजन में हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, भाई सिंपल सी बात है, इसको पढ़ लेना कि भैया मैंने बता दिया सीजेएम होगा, उसके नीचे जेएमएफसी होगा और उसके नीचे जेएमएससी होगा, बस यही आपके सबऑर्डिनेशन की बात कह रहा है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अभी तक देखो आपने पढ़ा कि मैजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, बट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब बात करेंगे हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तो दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ उसको किसी भी हाई कोर्ट से कुछ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में उसमें क्या डिफरेंस आता है, भाई यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस को एसडीएम सुनते हैं, रेवेन्यू मैटर्स को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रखा है, कन्फर कर रखी है गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को पावर। लोकल जुरिस्डिक्शन, इट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जब बात एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की आ जाए, एग्जीक्यूटिव आ गया तो भैया जुडिशियल अलग हो गया, टोटल जो एओआर है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का होने वाला है। सबऑर्डिनेशन क्या है, देखो भाई सब जब सबसे ऊपर होगा डीएम, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है उसके नीचे आपका एसडीएम होता है, ठीक है, फिर एसडीएम के नीचे आपके तहसीलदार और बाकी सब, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ पीपी और एपीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। आपने बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम भी दिए होंगे, आगे देंगे भी आप फ्यूचर में, जहाँ पे आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। जब हम सीआरपीसी में इसकी बात करते थे तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 25 जो है वो आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता था, ठीक है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आपका सेक्शन 24 होता था, यानी कि 24 पीपी और 25 ये लिख लेना आप यहाँ पे ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी,
हर किसी हाई कोर्ट के अंदर, फॉर एवरी हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए यानी कि जो सेंटर्स के मैटर है उसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट मैटर्स के लिए। यहाँ भी ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ पे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन को छोड़ के बाकी सब जगह आपको कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट मिलेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है, ठीक है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करती है कि भैया वो हमारा बिजनेस करेंगे वहाँ पे। और जब आप जाते हैं सेक्शन 338, यहाँ पे लिख लेना, रीड विद सेक्शन 338 ऑफ BNSS। 338 कहता है कि भैया जो प्रोसिक्यूशन है दैट विल बी डन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विदाउट एनी परमिशन, उनको कोई वकालतनामा वहाँ नहीं भरना पड़ता। तो इस सेक्शन को आप इसके साथ में पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड क्या है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, मैंने आपको बताया हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगा। PPIPP, अभी यहाँ पे केजरीवाल साहब के साथ हमेशा कुछ ना कुछ उलझा रहता था, LG का झगड़ा, तो इसलिए यहाँ पे अभी अलग से लिख दिया भैया नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए। तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा PP कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर सकती है, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूँ। सेक्शन 4 जो कहता है, ये कहता है कि भैया DM जो है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेशन जज, सेशन जज से बातचीत करके वहाँ डिस्ट्रिक्ट पैनल पे जो एडवोकेट होते हैं उसका एक पैनल तैयार करता है। ये सब सेक्शन 4 है। और इसी पैनल में से गवर्नमेंट फिर अपॉइंट करती है। एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, वैकेंसीज निकालता है फॉर दी, कहीं पे ADA बोला जाता है, कहीं APO बोला जाता है, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, ठीक है, तो उसकी वैकेंसीज आती है, यहाँ से भी अपॉइंट होते हैं। तो दो तरीके हैं, एक DM के पैनल से सब सेक्शन 4, एक आपके स्टेट PCS के थ्रू, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना आप। यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो आ जाती है आपकी एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अब इसको याद कैसे करें भी, 7 ईयर्स का कहाँ दे रखा है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है कि भाई देखो हमारा सेक्शन नंबर है 18, 8 में से 1 गया, बच गया 7, और 7 है तो कितना चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो नॉट लेस देन 7 ईयर्स, यानी कि सेक्शन 18 के सब सेक्शन 7 में 7 ईयर्स की प्रैक्टिस मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर। फिर आते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर। अब ये भी सेम उसी तरह से अपॉइंट होते हैं, इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा। कब? 2 कंडीशन है। अगर वो IO है किसी मैटर में तो वहाँ पे वो APP का रोल नहीं कर सकता, और मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ आप यहीं पे ना सेक्शन 339 पढ़ो, सेक्शन 339 यहाँ लिखो, रीड विद, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसी प्रोवाइजर के साथ लिखो, रीड विद सेक्शन 339 ऑफ BNSS, इसको पढ़ लेना डिटेल्ड में। तो देखो इसी तरह जो रेगुलर क्लासेज होती है उनमें तो बहुत लिंकिंग की जाती है, फिर से हम उन दोनों सेक्शन के चार्ट बनाते हैं ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलें। बट ये तो क्विक रिवीजन है तो बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं कर पाएंगे उतना, ये आप भी समझ सकते हो कि जो क्लासेज हैं उसमें इतना कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिर आता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सेक्शन 25A हुआ करता था, ठीक है, इसको 2005 में ही ऐड किया गया था CRPC के अंदर। सब पे ना CRPC एक सेक्शन लिख लिया करो। अब ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डायरेक्टरेट बनाएगी प्रोसिक्यूशन का, वहाँ पे एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और उसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन भी होंगे, और जो PP अपॉइंट होते हैं या APP अपॉइंट होते हैं वो इन्हीं के अंडर में काम करते हैं, और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। यानी कि PP इज़ अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट बट एम्प्लॉय ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, ये आप इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भैया इसके जो रूल्स है ना, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू दी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। एडवोकेट जनरल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इनके ऊपर इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे हमने कहा कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ उसकी रिपोर्टिंग होगी, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सो चैप्टर 2 इज क्लियर। नाउ वी विल गो टू दी चैप्टर 3, पावर ऑफ द कोर्ट्स। अगर देखो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भैया नहीं सही स्पीड है तो भी प्लीज़ मुझे बताएं, सो दैट कि मैं उस हिसाब से स्पीड एडजस्ट करूं। क्योंकि देखो मैं जो ये अभी जो क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है तो एक बार वो समझ लें। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि अगर आपको BNSS को अच्छे से पढ़ना है तो यू हैव टू रीड इट इन अ डीप एंड कनेक्टिंग वे। आपको इसको BNS से कनेक्ट करना है, CRPC पुरानी से कनेक्ट करना है, IPC से कनेक्ट करना है, स्पेशल लॉ से कनेक्ट करना है। इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है, इंटरलिंकिंग बहुत ही ज़्यादा है। तो क्योंकि देखिए आप टोटल 531 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, तो बहुत सारे सेक्शन जो आपस में इंटरलिंक है। और जब हम इसको रेगुलर क्लासेज में पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ते, हम इसको जैसे भाई पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, देन वी विल गो टू दी FIR कंप्लीट, हम इन्वेस्टिगेशन को पूरा पढ़ेंगे, फिर इंक्वायरी को पढ़ेंगे, देन वी ट्रायल को पढ़ेंगे। एक पूरा तरीका होता है पढ़ने का, बट क्विक रिवीजन में तो ये थोड़ा सा स्पीडी पढ़ा जाता है। अभी आता है भाई कोर्ट्स आपने पढ़ी अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 6, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेज आर ट्रायबल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन फॉर दिस संहिता, एनी ऑफेंस अंडर BNS, यानी कि IPC जो हुआ करती थी, भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध किए हैं वो उसका ट्रायल कौन करेगा? हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल। जब आप फर्स्ट शेड्यूल कहाँ पे आता है, आप जब CRPC के लास्ट में जाएंगे तो आपको 2 शेड्यूल मिलेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस, जहाँ पे 3 कॉलम्स आपको मिलेंगे IPC के, एक में आपको सेक्शन नंबर, ऑफेंस एंड पनिशमेंट, और 3 कॉलम मिलेंगे आपको BNSS के, जहाँ पे मिलेगा कि दैट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, एंड ट्रायबल बाय होम। अंडरस्टूड? सो भैया एनी अदर कोर्ट, जैसे रॉबरी है, रॉबरी इज ट्रायबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो वहाँ पे लिखी हुई है चीज़ें, तो ये आपको कहाँ से पता लगता है? फर्स्ट शेड्यूल से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ऑफ BNS, चैप्टर 5 ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, द ऑफेंस ऑफ रेप बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाई प्रेजाइडेड ओवर बाई ए वुमेन। भैया अगर रेप वाले केसेज हैं, सेक्सुअल ऑफेंस केसेज हैं, तो इन दैट केस द ऑफेंसेज अगेंस्ट द वुमेन, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा नहीं कि बहुत मैंडेटरी है, मान लीजिए किसी अभी कोर्ट ऑफ सेशन में भाई कोई महिला जज है ही नहीं, तो वहाँ पे ऐसा कोई फोर्सिबली नहीं है कि मेल कर ही नहीं सकता, बट इफ़ पॉसिबल देन प्रायोरिटी देनी है कि वुमेन जज वहाँ पे होनी चाहिए। तो सब सेक्शन 1 ने बात की, सॉरी क्लॉज A ने बात की कि BNS के तहत IPC के अंडर जो ऑफेंस है, बट जो अगर किसी दूसरे लॉ में है, NDPS एक्ट है, पॉक्सो है, भैया आपका और बहुत सारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, तो इस केसेस में व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड, अगर उस पर्टिकुलर स्पेशल लॉ के अंदर कोई कोर्ट मेंशन की गई है तो वो कोर्ट ट्राई करेगी। एंड व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन, लेकिन मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ है, सपोज कीजिए अभी NDPS एक्ट है, वो आप कोई पकड़ा गया नारकोटिक ड्रग्स के साथ और वहाँ पे कोई कोर्ट मेंशन नहीं कर रखी हो, इन दैट केस या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन दी फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। फर्स्ट शेड्यूल में आप जाएंगे तो लास्ट में जाने के बाद अदर ऑफेंसेस का एक कैटेगरी दी गई है, ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि सेक्शन 21 कह रहा है कि भैया कौन सा कोर्ट किस ऑफेंस को ट्राई करेगा। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 22, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। ये आ जाती है पावर, कोई भी कितनी सजा दे सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का बहुत ही
फेवरेट एरिया है ये आपके एग्जामिनर का, यहाँ से एमसीक्यू देने के लिए। देखिए हाई कोर्ट क्या है, ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है इंक्लूडिंग दी कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं, एक तो सेशन जजेस, उनके इक्विवेलेंट एडिशनल सेशन जजेस, ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट इनके ऊपर एक कंडीशन लग गई है, एनी सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी किसी को इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, डेथ पेनल्टी दे दी, तो वो जो है वो हाई कोर्ट से उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि जो डेथ पेनल्टी दी गई है ये सही है या गलत है। देन सेक्शन 23 मैजिस्ट्रेट कितनी पास कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि भैया असिस्टेंट सेशन जज की कहाँ पे है, असिस्टेंट सेशन जज की नहीं थी, ये डाउट आपके मन में आना चाहिए। पढ़िए, देखिए पढ़ते हैं अभी। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सबसे ऊपर सीजेएम होता है। सीजेएम जो है वो किसी को भी 7 साल तक की सज़ा दे सकता है और प्लस अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है, ठीक है। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जेएमएफसी, ये कितनी सज़ा दे सकता है, अप टू 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है और भैया 50,000 तक का फाइन लगा सकता है। या एक नई पनिशमेंट ऐड हुई है कम्युनिटी सर्विस, कौन सी ऐड हुई है, कम्युनिटी सर्विस, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपने जो अगर बीएनएस मेरे ख्याल से देखी होगी तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक नई यहाँ पे पनिशमेंट, टाइप ऑफ पनिशमेंट ऐड हो गई है वहाँ पे। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है जेएमएससी, वो कितना कर सकता है पास, या वो सिर्फ 1 साल तक की सज़ा और आपका 10,000 रुपये तक का जुर्माना, ठीक है। जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में चीज़ें, सॉरी सीआरपीसी पढ़ते थे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कहाँ दे रखी थी, सेक्शन 27 में दे रखी थी, ठीक है। अब वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। पहले क्या था कि जो जेएमएफसी है वो मैक्सिमम 10,000 फाइन कर सकता था, ये सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, सीआरपीसी में ये आपका 10K था और ये आपका 5K था, 5,000, ठीक है। बाकी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सेम थी। तो चेंजेस जो आए हैं वो यहाँ पे आए हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। कम्युनिटी सर्विस सेल मीन वर्क विच कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट। अब जब आप चाहते हैं ना बीएनएस में, वहाँ कम्युनिटी सर्विस ऐड तो कर दिया गया पनिशमेंट में, लेकिन आपको इस कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया है। सो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस इज गिवन इन दी बीएनएसएस, इट इज़ एन अनपेड वर्क टू दी सोसाइटी। क्लियर। तो आपने याद रखना है हाई कोर्ट एंड सेशन जज की जो वो दे रखी है, ये कहाँ पे दे रखी है आपकी, सेक्शन 22 में। ये पहले हमारी कहाँ पे होती थी, 28 में होती थी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो असिस्टेंट सेशन जज है उसकी यहाँ पे इन्होंने अलग से कोई भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं दिया है। पहले सेक्शन 28 के सब सेक्शन 3 में ये दिया होता था, ठीक है। हाई कोर्ट का है, सेशन जज का है, एडिशनल सेशन जज का है। क्लियर। फिर आते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इन डिफॉल्ट ऑफ द फाइन। अगर मान लीजिए किसी ने फाइन पे नहीं किया, तो जब आप सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस, यहाँ लिख लेना रीड विद सेक्शन 8 भारतीय न्याय संहिता 2023, वहाँ कंप्लीट आपको फाइन के प्रोविजंस दे रखे हैं। अगर किसी ने फाइन पे नहीं किया तो इन दैट कंडीशन उसको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है। पहली बात तो वो जो हमने अभी सेक्शन 23 में पढ़ा कि भैया 3 साल प्लस 50,000, 1 साल प्लस 10,000 और सीजेएम साहब की कितनी थी 7 ईयर्स प्लस अनलिमिटेड फाइन। इसकी जो पावर है इसको क्रॉस नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरा क्या कहता है, सेल नोट, जहाँ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई है ऑफ अ सब्सटेंटिव सेंटेंस 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा। किसे, 1/4 से। किसका, जो मैजिस्ट्रेट कंपिटेंट है, ठीक है, वो जितनी दे सकता उसके 1/4 से। इसको जब आप बीएनएस के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो भैया आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी। क्लियर। द इम्प्रिजनमेंट अवार्ड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन, यानी कि
ये कॉन्जिक्यूटिव होगी, ठीक है, कनकरेंट नहीं होगी। मान लीजिए 3 साल की सज़ा थी, डिफ़ॉल्ट में 9 मंथ्स और मिल गई, तो 9 मंथ कनकरेंट नहीं चलेगी, उसके प्लस में हो जाएगी। सेक्शन 25 सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। जहाँ पे एक ही ट्रायल में बहुत सारे ऑफेंसेस किए गए हैं, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन। जब आप सेक्शन 9 पढ़ते हैं ना, किसका, भारतीय न्याय संहिता का, वहाँ भी ये बात कही गई है, तो वी विल रीड इट विद दैट। व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल फॉर 2 or more offenses, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ BNS सेंटेंस हिम। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी घर में जाके पहले थेफ्ट की, फिर वहीं पे रेप कर दिया और वहाँ मर्डर भी कर दिया, मल्टीपल ऑफेंसेस कर दिए गए हैं, तो इन दैट कंडीशन उसको आपको राम रहीम जी का केस याद होगा, उनको देखो अलग से जो है कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट्स दी गई थी, ठीक है। तो वो पनिशमेंट्स टू रन कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली, ये टोटली और किसका है, कोर्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। मान लीजिए थेफ्ट के लिए 3 साल हो गई पनिशमेंट, रेप के लिए 15 साल कर दी गई पनिशमेंट, 20 तो मिनिमम ही है, ठीक है, और मर्डर के लिए भी 10 साल कर दी गई। अब वो चाहे तो इनको कनकरेंट चला सकते हैं, यानी कि 20 साल के अंदर ही सारी साथ में निपट जाएंगी, या वो पहले 3 साल काटो, फिर 20 साल काटो, फिर आप 10 साल काटो, यानी कि आप 10, 20, 30 और 33 साल को जेल में रहेंगे। इसको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव। बेसिक आइडिया क्लियर हो गया, बेसिक आइडिया मिल गया ना आपको, ये उसकी बात कर रहा है। अब 26 कहता है मोड ऑफ कन्फरिंग द पावर। इसका प्रोवाइजो पढ़ लेना भाई, इसको मत भूलना आप लोग। नो इन नो केस सच पर्सन इज सेंटेंस, किसी भी हाल में वो 20 ईयर से ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे मैंने कहा ना 33 नहीं रहेगा, 20 से ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा क्या है, एग्रीगेट जो पनिशमेंट है, जितनी कोर्ट की पावर है उसके डबल नहीं हो सकती, ठीक है, और जो अपील है वो सबके लिए मानी जाएगी, कॉन्जिक्यूटिव ही माना जाएगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ द कन्फरिंग पावर्स, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, इसको पढ़ लेना। विड्रॉल ऑफ पावर 20, इनको बस आप सेक्शन बेस्ड याद कर रख लेना। पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। अभी आप जज बन गए, मिस्टर ए एक जज हैं, किस कोर्ट में, कोर्ट है हमारी C1 कोर्ट। मिस्टर बी जो है ये है भाई जज हैं, किसमें, कोर्ट C2 में। अब इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, बी क्या ट्रांसफरेबल जॉब है अभी जजेस की, तो ये यहाँ से इस कोर्ट में चले जाते हैं और मिस्टर ए आपके इस कोर्ट में आ जाते हैं। तो मिस्टर ए के मान लीजिए यहाँ पे 300 केसेस पेंडिंग से इनकी कोर्ट में, और उनमें से 250 केसेस में एविडेंसेस की स्टेज पे थे। अब मिस्टर ए जब आएंगे तो क्या हर केस को दोबारा सुनेंगे, नहीं। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ जजेज एंड मैजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज्ड परफॉर्म्ड बाई, जो ये यहाँ पे कर सकते हैं तो वो फिर ये करेंगे, यानी कि पावर्स उन वाली ही यहाँ पे वो करेंगे। मान लीजिए कहीं पे कोई डाउट है, ठीक है, तो सेशन जज विल डिसाइड, तो ये याद रखिएगा, ये MCQ, हु विल डिटरमाइन, सेशन जज विल डिटरमाइन, अंडरस्टूड। और अगर ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो बॉस कौन है, CJM है, सेशन कोर्ट में कौन है, आपके सेशन जज हैं, तो वो डिसाइड वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ तक हमने चैप्टर 3 तक भी कवर कर लिया है। नाउ वी गो टू दी चैप्टर 4, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस एंड एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। मान लीजिए किसी केस में, अभी आपका जो SC/ST एक्ट है उसमें DSP ही आपका IO हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जनरली क्या होता है कि एक SHO की पावर कितनी होती है, मान लीजिए एक SHO किसी पुलिस स्टेशन का, उस पुलिस स्टेशन का जो जुरिडिक्शन है, जब DSP वहाँ पे एज एन IO काम करेंगे तो उनकी पावर भी कितनी होगी, SHO की तरह ही वहाँ पे काम करेगी, यही यहाँ पे कह रहा है। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम, SI होते हैं वैसे तो, बट इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। अगर वो कहीं के SHO हैं तो भैया वहाँ की सेम पावर होंगी उससे सीनियर ऑफिसर्स की, थ्रू आउट द लोकल एरिया इन विच दे आर अपॉइंटेड एज और मे बी एक्सरसाइज बाई सच ऑफिसर विद इन द लिमिट ऑफ इट्स स्टेशन। तो वहाँ पे वो सारी पावर सुपीरियर ऑफिसर्स के पास भी होंगी।
अब पब्लिक की ड्यूटी आ जाती है, उन्हें पुलिस और मैजिस्ट्रेट को कब असिस्ट करना है। भाई मान लीजिए कोई कैदी भाग रहा है, उसको पकड़ने में मदद करनी है। कोई ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है तो उसको दबाना है, तो आपको पुलिस और मैजिस्ट्रेट बोल सकते हैं कि आओ आओ आप भी हमारी हेल्प करो, तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। यू आर बाउंड बाई लॉ। भाई कहीं प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंच रही है, यानी किसी अपराध को रोकने के लिए। सेक्शन नंबर जरूर याद रखना इन सबका। ए टू पर्सन अदर देन पुलिस अफसर। अब मान लीजिए हम जब वारंट का एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पुलिस के अलावा भी वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है कोई। तो यहाँ पे जो है, जो वारंट किसी अदर देन पुलिस किसी को बोला जाता है कि आप ये वारंट एग्जीक्यूट करके लाओ। वारंट कब एग्जीक्यूट होता है, या तो वो बंदे को पकड़ के ले आए या कोर्ट उसको कैंसिल कर दे, ठीक है, तब तक वारंट इफेक्ट में रहता है। तो उस केस में भी वो उसको उसी तरह से हेल्प करेगा जैसे मान लो कि वो पुलिस की हेल्प कर रहा है। पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन इन सर्टेन ऑफेंसेज। एक यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इसको पढ़ लेना। यहाँ से एमसीक्यू के चांसेस तो कम है, बट बन सकता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जहाँ पे अगर आपको पता लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करने वाला है, तो आप या ऑफेंस हो गया है, तो यू हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन। आप नहीं दोगे तो इट्स एन ऑफेंस। ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स। जो आपके पंचायत में होते हैं ना, नंबरदार वगैरह, सरपंच, इनकी ड्यूटीज बताई गई है, ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। विलेज इंक्लूड द विलेज लैंड्स, ठीक है, तो ये एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यहाँ इन्होंने अलग से चैप्टर नहीं दिया, इसका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 34 पे जाके आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। देन वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर 5, उसका नाम है अरेस्ट। कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर 5 अरेस्ट, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में अगर हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा जल्दी भागा दौड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये यहीं तक आपका चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अरेस्ट वाले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, और पूरा अरेस्ट, समन्स एंड वारंट्स एंड आपका जो सर्च एंड सीजर है उसको हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम फर्दर आगे अपनी बीएनएसएस को कवर करेंगे। अगर मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगा कि आप मुझे बताएं कि स्पीड जो है वो सही है, कम करनी है, ज़्यादा करना है, क्या हम कम्युनिकेबल हो पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एफर्ट्स का तभी फ़ायदा है जब वो बेनिफिशियल हो। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, कलीग्स को भी शेयर करें, क्यों अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन क्विक है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्विक रिवीजन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।